हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फा 19th 11th में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। बेटा कौन सा चैप्टर हमारा है? उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की। तो इस चैप्टर का अगले पार्ट को हम पढ़ेंगे कैल्विन चक्र के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे कि कैल्विन चक्र क्या है या कैल्विन चक्र हम किसे कहते हैं। ठीक है, और इस कैल्विन चक्र को हम C3 पादप, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करें। और इस चैप्टर के पीछे की जितनी भी क्लासेस हो चुकी है, जिन बच्चे ने देख लिया है बहुत बढ़िया बात है, और जिन बच्चे ने नहीं देखा है वो इसी चैनल पे जाके इस चैप्टर की और इसके पीछे की जितने भी चैप्टर हो चुके हैं सभी चैप्टर को आप लोग देख लेना। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा आज के बारे की क्लास हम डिस्कस करेंगे कैल्विन चक्र। ये कैल्विन चक्र है क्या? क्योंकि ये आपके 11th एग्जाम में पूछे जाने वाला बार बार क्वेश्चन है। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके 11th के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं बच्चे कैल्विन चक्र के कि ये कैल्विन चक्र है क्या। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैल्विन चक्र, ठीक है, क्या है बेटा? कैल्विन चक्र देखो, ये जो कैल्विन चक्र है इस कैल्विन चक्र को हम C3 पादप भी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? C3 पादप भी या C3 साइकिल भी, ठीक है, या तो अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि बिना लाइट के। ठीक है, कैल्विन चक्र या C3 चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? C3 चक्र कहते हैं। ठीक है, और ये जो कैल्विन चक्र है, ये जो कैल्विन चक्र है इसे हम कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। यानी कि बेटा आप इसको, इस कैल्विन चक्र को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया है। क्या है? अप्रकाशिक अभिक्रिया है, या इसको हम कह सकते हैं प्रकाशहीन अभिक्रिया है ना? या तो एक और नाम दे सकते हैं, क्या देंगे? प्रकाशहीन, है ना? प्रकाशहीन। प्रकाशहीन का मतलब हो जाएगा बेटा बिना प्रकाश की। यानी ये जो कैल्विन चक्र होगा, है ना, ये जो कैल्विन चक्र या C3 चक्र, ये जो साइकिल चलेगा ये क्या है? अप्रकाशिक अभिक्रिया, यानी कि ये बिना लाइट में। और इसके पहले हमने क्या देखा था? प्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि लाइट के प्रेजेंस में, है ना, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति वाली हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, चलो अब प्रकाशिक अभिक्रिया या कैल्विन चक्र को थोड़ा सा समझ लेते हैं होता क्या है। देखो हम इसमें कहेंगे बेटा कि इनमें क्या होगा, ये जो क्रिया होती है ये हरित लवक की स्ट्रोमा में होती है और इसमें CO2 का अस्थिकरण या स्वांगीकरण होता है ना? ठीक है, हमने एक चीज बोला था कि जो प्रकाश वाली है, जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो थैलेकाइड में हो रही है, ठीक है, और ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है ये हरित लवक की स्ट्रोमा में, यानी कि जो तरल पदार्थ है उस तरल पदार्थ के अंदर ये वाली जो रिएक्शन है, ये जो क्रियाएं हैं ये संपन्न होती है। ओके, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे कैल्विन चक्र। क्या डालोगे? कैल्विन चक्र। ठीक, हेडिंग क्या डालोगे बच्चे? कैल्विन चक्र। और इस कैल्विन चक्र को ही हम कहते हैं C3 चक्र। ठीक, क्या बोलेंगे? C3 चक्र कहते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर? चलो अब इस कैल्विन चक्र को समझते हैं कि ये कैल्विन चक्र है क्या। ठीक है, कैल्विन चक्र को समझते हैं कि ये कैल्विन चक्र है क्या। ठीक, कैल्विन चक्र, ये जो कैल्विन चक्र है इसको सबसे पहले बेटा इसकी जो खोज किया था एम कैल्विन तथा एम बेंसन ने। यानी कि इसकी जो खोज की गई थी एम कैल्विन एवं एम बेंसन ने तथा उसके सहकर्मियों ने, ठीक है, तथा उनके सहकर्मियों ने हरीश शैवाल तथा सेंडेस्मस में रेडियो ट्रैक्शन के द्वारा, ठीक है, हरीश शैवाल में किया था। क्या लिखोगे भाई? कि
इसकी खोज है ना, ये जो कैल्विन चक्र है, तो क्या लिखोगे, कैल्विन चक्र या C3 चक्र खोज, ठीक है, चक्र की खोज एम कैल्विन, ठीक है, कौन, एम कैल्विन एवं एम बेंसन ने किया था, ठीक है। तो क्या लिखोगे बच्चे, इसमें लिखना स्टार्ट करो कि कैल्विन चक्र या ठीक है, ये जो कैल्विन चक्र की जो खोज है ना, इसकी जो खोज है, इसके दो वैज्ञानिकों ने किया था। इसकी जो डिस्कवरी थी है ना, इसका जो खोज किया था, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। कौन कौन किया था, एक तो है एम कैल्विन, एम कैल्विन, ठीक है, और दूसरा एम बेंसन, एन एम बेंसन ने। ये दो वैज्ञानिक साथ साथ इनके बेटा कौन, सहकर्मियों ने, कौन, सहकर्मियों ने मिलकर इसकी खोज किया था। तो ये जो सहकर्मी मिले थे, इन्होंने कहाँ पे खोज किया था, ये खोज किए थे एक कोशिकी हरे शैवालों में, ठीक है, कहाँ पे, एक कोशिकी हरे शैवालों में, ठीक है, एक कोशिकी हरे शैवाल में किया था। और ये जो एक कोशिकी हरे शैवाल है, वो शैवाल कौन सा है, वो शैवाल है क्लोरेला, क्या है, क्लोरेला में किया था। तो आपसे जब पूछा जाए बेटा कि कैल्विन चक्र या C3 चक्र की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, आप बताओगे एम कैल्विन एवं एम बेंसन तथा उनके सहकर्मियों ने क्या किया था, एक कोश के यानी कि यूनिसेलुलर हरीश शैवाल को, हरीश शैवाल यानी ग्रीन शैवाल, कौन सा, क्लोरेला शैवाल में इस कैल्विन चक्र या C3 पादप की खोज किया था। ओके, क्लियर। ठीक है, खोज किया था और ये पता लगाया था कि यह चक्रीय क्रम में संचालित होता है और इसमें RUBP पुनः उत्पादित होता है। ठीक है, ये सभी चीजें हैं, इनमें हम मेंशन करेंगे। ठीक है, अब बेटा हम कैल्विन चक्र की बात करते हैं कि जो कैल्विन चक्र है ये कितने भागों में संपन्न होता है ना। ये जो कैल्विन चक्र है ये कितने भागों में संपन्न होता है, इसके डिस्कस करते हैं और एक एक भागों के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, क्लियर भाई, क्लियर। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कैल्विन चक्र, और यहाँ पे थोड़ा सा आप ये ध्यान दे लो बेटा कि ये जो कैल्विन चक्र होता है उन पादपों में है ना, जिनमें क्या होगा बच्चे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। जिस पौधे में, जो पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अब वो पौधा चाहे C3 पादप हो या C4 पादप हो, ये मायने नहीं रखता, ये कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये कैल्विन चक्र क्या होगा, या तो C3 पादप है या तो C4 पादप है, तो जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिनमें फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होगा, उनमें ये कैल्विन चक्र होगा। ओके, इतनी बात क्लियर। अब ये कैल्विन चक्र को हम तीन भागों में बांटा जा सकता है, इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तो ये तीन भाग कौन कौन सा है, इन्हीं चीज को हम समझते हैं, है ना, कि ये जो तीनों भाग है, ये तीनों भाग कौन कौन सा है। ठीक है, चलो, तो हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, आगे हम लिख सकते हैं कि कैल्विन चक्र को तीन भागों में बांटा जा सकता है, या कैल्विन चक्र तीन भागों में या तीन चक्र में पूर्ण होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, कैल्विन चक्र तीन भागों में या तीन चक्र में पूर्ण होता है। ठीक है, ये जो कैल्विन चक्र होगा ये कितनी चक्र में पूर्ण होगा, तीन में। पहला कार्बोक्सीकरण, दूसरा फास्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन और तीसरा
तीसरा जो होगा उसको हम कहते हैं राइबोज बाइफास्फेट का पुनर्जनन, है ना। या हम ये कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। क्या कह सकते हैं बेटा कि कार्बोक्सिलीकरण हो रहा है। इसके साथ साथ बेटा दूसरा जो होता वो हम कहेंगे फास्फोग्लाइसरिक अम्ल का अपचयन, है ना। ये सारी तीन चीजें होती हैं, तीनों चीजों को हम देखते हैं। तो पहला क्या होता है, कार्बोक्सिलीकरण। क्या होता है, कार्बोक्सिलीकरण। तो पहला क्या नोट करेंगे, पहला जो होता है उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलीकरण। पहले को कार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। दूसरा फास्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन, ठीक है। दूसरा फास्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन, ठीक है। और तीसरा हमें कह सकते हैं, तीसरा जो होगा उसको हम पुनर्जनन कहते हैं, पुनर्जनन, ठीक है। ये तीन भागों में, है ना, ये तीन चक्र में क्या होगा, संपन्न होगा। यानी जो कैल्विन चक्र होगा ये तीन चक्रों में संपन्न होता है। पहला हम कहते हैं कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा हम कहते हैं फास्फोग्लिसरिक अम्ल, और तीसरा हम कहते हैं पुनर्जनन। अब कार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है बेटा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकरण से स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ बनता है, ठीक है। देखो अब कार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलीकरण में होता क्या है कि सबसे पहले, है ना, सबसे पहले थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं, फिर समझ चल। देखो थोड़ा सा बेटा बच्चा हम यहाँ पे समझ लेते हैं इस कैल्विन चक्र को। देखो कैल्विन चक्र में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं कि जो कैल्विन चक्र है, इस कैल्विन चक्र में सबसे पहले हो क्या रहा है, ठीक है। देखो ये जो बेटा कैल्विन चक्र की क्रिया होती है, इनमें होता क्या है कि जो राइबोलोज, ठीक है, राइबोलोज 1 बाई, ठीक है, 1,5 या 1 बाई फास्फेट, ठीक है, राइबोलोज 1,5 बाई फास्फेट जो होता है ये क्या करता है, रुबिस्को एंजाइम की सहायता से, कौन से एंजाइम की सहायता से, रुबिस्को एंजाइम की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये क्या हो जाते बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये संलयित हो जाते, यानी कि ये योग कर देते हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर अस्थायी 6 कार्बनिक यौगिक बनाता है। यानी कि कार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है, सबसे पहले ध्यान देना कि ये जो यहाँ पे बेटा राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट, राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से रुबिस्को एंजाइम की सहायता से मिलकर यौगिक बनाता है, और ये यौगिक 6 कार्बन वाले यौगिक बनाता है जो शीघ्र ही 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, ठीक है। जो शीघ्र ही क्या करता है, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के अणुओं में टूट जाता है, क्योंकि कैल्विन चक्र में बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल और 3 कार्बनिक यौगिक है, इसीलिए इसे सी चक्र कहते हैं, ठीक है। अब यही चीज मैं आपको समझाऊंगी बेटा, लेकिन हम पहले एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे, कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण हम कहते किसे हैं, तो कार्बोक्सिलीकरण में बच्चे आप नोट क्या करोगे कि इनमें, ठीक है, कार्बोक्सिलीकरण में नोट आप करोगे कि इस क्रिया में, ठीक है, क्या इस क्रिया में, ओके, इस क्रिया में RUBP ना, रिबुस्को क्या कहते हैं जिसको हम राइबुलोज क्या बोलते हैं, राइबुलोज, ठीक है, राइबुलोज, ठीक है, 1,5
1,5 बाईफास्फेट, बाईफास्फेट, बाईफास्फेट। ठीक है, इस क्रिया में RUBP जिसको हम कहते हैं राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट, ठीक है, रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में, किसके, रुबिस्को एंजाइम की, ठीक है, किसके भाई, रुबिस्को, तो रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, जो एंजाइम होगी इस एंजाइम के क्या उपस्थिति में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर अस्थायी 6 कार्बन यौगिक बनाता है। उपस्थिति में CO2 से मिलकर, ठीक है, CO2 से मिलकर, मिलकर अस्थायी, ठीक है, मिलकर अस्थायी 6 कार्बन, 6 कार्बन वाला यौगिक बनाता है, यौगिक बनाता है। सबसे पहले क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना, कार्बोक्सिलीकरण में इस क्रिया में जो राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट है, ये रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, ठीक है, से मिलकर ये अस्थायी 6 कार्बन वाले अणु को बनाता है, जो शीघ्र ही फास्फो 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, क्या लिखोगे आगे, जो शीघ्र ही, जो शीघ्र ही शीघ्र ही 3 फास्फो 3 फास्फो ग्लिसरिक ग्लिसरिक के 2 अणुओं में, 2 अणुओं में टूट जाता है, 2 अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि केल्विन चक्र में बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल 3 कार्बन यौगिक है। ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये कार्बोक्सिलीकरण होता है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि इस क्रिया में जो राइबोलोज बिसफास्फेट है 1,5 बाईफास्फेट है, ये रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ये अस्थायी 6 कार्बन वाले यौगिक को बनाता है, और ये 6 कार्बन वाला जो यौगिक होगा ये क्या होगा, शीघ्र ही टूट जाएगा। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं क्या हुआ बेटा केल्विन चक्र में, कि यहाँ पे जो राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट है ये किस एंजाइम की वजह से, और रुबिस्को, रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से, इस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या किया, संयोग किया, संयोग करने के बाद क्या बना, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल, और ये जो 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना है, इस 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के ये 2 अणु है, यहाँ पे बना कितना, ये बनेंगे यहाँ पे बेटा 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, और ये 6 कार्बन वाला जब मॉलिक्यूल बनेगा तो ये ब्रेक डाउन किस में हो जाएगा, ये 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल यानी 3 कार्बन वाले के 2 अणु में ये ब्रेक डाउन यानी कि टूट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बेटा कौन सी क्रिया होती है, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन। तो हेडिंग क्या डालेंगे, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन। ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन कैसे होता है। ठीक, तो दूसरी हेडिंग इसमें दूसरी जो चरण है क्या है, 3 फास्फो ग्लिसरिक अम्ल का
अपचयन। 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का क्या हो रहा है यहाँ पे? अपचयन। ठीक है, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन। इसमें क्या होता है बेटा? ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या बात करेंगे बेटा कि प्रकाश अभिक्रिया में निर्मित, ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया में निर्मित, क्या लिखोगे? प्रकाश अभिक्रिया में, प्रकाश अभिक्रिया में, अभिक्रिया में निर्मित, प्रकाश अभिक्रिया में निर्मित एटीपी के 12 अणु, 12 अणुओं एवं 12 अणुओं एवं NADPH के 12 अणुओं का 12 अणु, ठीक है, यानी कि प्रकाश अभिक्रिया में, है ना, जो लाइट के प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो 12 अणुओं के द्वारा 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का 3 फास्फोग्लिसराइड ग्लिसरल्डिहाइड में अपचयन हो जाता है। ठीक है, 12 अणुओं के द्वारा 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का, ठीक है, अम्ल का 3, ठीक है, अम्ल का 3 ग्लिसरल्डिहाइड में अपचयन हो जाता है, में अपचयन हो जाता है। ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया जो होगी, ये क्या होती है बेटा? सेकेंड क्रिया होती है। यानी कि पहले में क्या हुआ, पहली जो क्रिया थी उस पहली क्रिया में हुआ क्या कि इनमें जो राइबोलोज 1,5 फास्फेट था वो कार्बन डाइऑक्साइड से और विस्को एंजाइम की उपस्थिति में क्या किया? यौगिक बनाया, और वो 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को बनाया, और 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल बना वो ब्रेक डाउन हो गया 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में, हाँ, 3 फास्फोग्लिसरिक के 2 अणु में। अब वापस से क्या हुआ कि जो 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल है इसका अपचयन हुआ, यानी कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया में जो एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है, तो एटीपी के 12 अणु और NADPH के 12 अणु दोनों के द्वारा ये क्या होगा, जो 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल है ये 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में अपचयन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाता है। ओके, क्लियर। अब अगला जो आता है बेटा, अगला जो आता है उसको हम कहते हैं पुनर्जनन। ठीक है, तो पुनर्जनन या हम कहते हैं तीसरे चक्र को पुनरुद्ध भवन। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? तो तीसरा चक्र को क्या लिखोगे? पुनर्जनन या पुनरुद्ध भवन। तो अगली हेडिंग क्या है? पुनर्जनन या पुनरुद्ध भवन। पुनर्जनन या पुनरुद्ध भवन। पुनर्जनन या तो पुनरुद्ध भवन, और इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन कहते हैं।
क्या कहते हैं, हम रीजनरेशन कहते हैं। इसमें आप क्या लिखोगे बेटा, इसमें क्या होगा कि जिसमें CO2 ग्राही राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट का फिर से निर्माण होता है तथा चक्र चलता रहता है। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही, ठीक है, क्या लिखोगे इसमें, इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट, राइबोलोज 1,5 बाई फास्फेट, बाई फास्फेट का, ठीक है, पुनः निर्माण होता है, पुनः निर्माण होता है एवं यह चक्र चलता रहता है, एवं यह चक्र क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, केल्विन चक्र को आसानी से समझने के लिए इसके 3 चरणों में कार्बोलैक्सीकरण, ये सभी को हम क्या करते हैं बेटा, ये हम इसको देखते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बस आपने ये समझना है कि जो हमने अब तक डिस्कस किया, क्या किया कि जो केल्विन चक्र है ये 3 चक्र में हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे पहले क्या था बेटा, राइबोलोज 1 बाई फास्फेट था, ये रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से क्या किया, अभिक्रिया किया। अभिक्रिया करने के बाद ये 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को बनाया। क्या बनाया, इसने 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को बनाया। जैसे ही 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना, ये ब्रेक डाउन हो गया 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु में, यानी कि 3-3 में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, है ना, 3 कार्बन अलग, 3 कार्बन अलग, और ये जो 3 कार्बन अलग हुए हैं इन्हीं को हम कहते हैं 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। अब हुआ क्या, जब यहाँ पे 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बन गया तो यहाँ पे 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का क्या हो गया बेटा, अपचयन हो गया। अपचयन को हम कहते हैं रिडक्शन। क्या हुआ, अपचयन हुआ, और इस अपचयन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब रिडक्शन में क्या हुआ कि जब प्रकाशिक अभिक्रिया का, है ना, देखो प्रकाश संश्लेषण की ये जो विधि है बच्चे, ये भी प्रकाश संश्लेषण की ही विधि है, लेकिन ये क्या है, प्रकाशहीन वाली है, ये क्या है, प्रकाशहीन वाली विधि है। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा कि ये जो प्रकाशहीन अभिक्रिया में, यानी कि ये जो 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल है इनका क्या हुआ, अपचयन हुआ। अपचयन में क्या हुआ कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया की ATP और NADPH, है ना, प्रकाशिक अभिक्रिया में ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। जब ATP और NADPH का क्या हो गया, निर्माण हो गया। निर्माण होने के बाद ये जो 12 अणु है ना, ATP के 12 अणु, कितने, ATP के 12 प्लस NADPH के 12 अणुओं के द्वारा ये जो 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है इसका क्या हो जाता है बेटा, अपचयन हो जाता है। जब ये अपचयन हो जाता है तो ये ट्राइओस फास्फेट में बदल जाते हैं, है ना, क्या, ट्राइओस फास्फेट यानी सुक्रोज और स्टार्च का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब वापस से बेटा ये क्या करते हैं, पुनर्जनन होता है। जब पुनर्जनन में बेटा कुछ ATP खर्च होती है तो कुछ ATP बनती भी है ना, अगर कुछ ATP खर्च होती है तो कुछ ATP बनती भी है। अब ये ट्राइओस फास्फेट क्या होगा, वापस इनमें रीजनरेशन की क्रिया होगी। रीजनरेशन से वापस से 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वापस से 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा, यानी कि ये चक्र हमेशा निरंतर चलता रहता है। अब ये जो केल्विन चक्र है ये डिपेंड नहीं करता कि पौधा C3 है या पौधा C4 है। अभी मैं आपको C3 पौधा और C4 पादप में आपको अंतर बताऊंगी कि C3 पादप और C4 पादप पौधे हम किसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये जो C3 पादप और C4 पादप को हम समझते हैं अभी, तो ये मायने नहीं रखता कि केल्विन चक्र को चलने के लिए पौधा C3 या C4 पादप है ना, कोई भी पौधा है हर एक में ये क्या करेगा, ये जो क्रिया होगी ये क्रिया चलेगी। ठीक है, और ये एक चक्र होता है इसलिए इसको हम कहते हैं केल्विन चक्र, और यानी कि C3 साइकिल, यानी कि इस चक्र को पूरा करने के लिए 3 चक्रों से गुजरना पड़ता है, और 3 चक्रों से गुजरने की वजह से ही इसको हम कहते हैं केल्विन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पूरी क्रिया को हम केल्विन चक्र कहते हैं। तो फटाफट सभी बच्चे इसको बना लो। फिर अभी हम देखते हैं C4 पादप और C3 और C4 पादप में अंतर क्या होते हैं। इस चीज को हम देखते हैं कि किसे हम C3 पादप कहते हैं और किसको हम C4 पादप कहते हैं, है ना।
C3 पादप और C4 पादप में अंतर देखेंगे, साथ साथ क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला बार बार क्वेश्चन है, इसके साथ साथ C3 पादप और CAMP पादप क्या होते हैं, है ना। ये दो चीज को हम लोग अंतर देखेंगे। अंतर देखने के बाद फिर हमारी क्लास क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ओके, हो गया सभी बच्चे का। चलो, तो हेडिंग क्या डालोगे बेटा, C3 पादप और C4 पादप में अंतर। ठीक, क्या हेडिंग डालोगे, C4 पादप और C3 पादप में अंतर। ठीक है, C3 पादप और C4 जो पादप होते हैं, इनमें क्या अंतर होते हैं, इसी चीज को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। किसे हम C3 पादप कहते हैं और किसे हम C4 पादप कहते हैं। ठीक है, कौन हमारा C3 पादप है और कौन हमारा C4 पादप है। ठीक है, चलो अब C3 और C4 में देखते हैं होता क्या है। देखो, ठीक है, चलो देखो C3 पादप में और C4 पादप में अंतर। देखो, सबसे पहला जो आप पॉइंट्स लिखोगे, आप क्या लिखोगे, देखो इसमें आप लिखोगे कि वायुमंडली, ठीक है, वायुमंडली CO2 ग्राही RUBP है। ठीक है, वायुमंडलीय, क्या, वायुमंडलीय CO2 ग्राही, ठीक है, वायुमंडली CO2 ग्राही RUBP यानी 6 कार्बन वाला यौगिक। ठीक है, 5 कार्बन यौगिक। ठीक है, क्या है, 5 कार्बन यौगिक, सॉरी 6 कार्बन यौगिक है ना, RUBP यानी कि 6 कार्बन, 6 कार्बन क्या है, यौगिक है। ठीक है, ये क्या होगा, 6 कार्बन वाला यौगिक है, किसमें, C3 पादप में। ठीक है, ठीक है, तो C3 पादप यानी वायुमंडलीय CO2 ग्राही RUBP यानी 6 कार्बन वाला क्या है, यौगिक है। ठीक है, क्या है, 6 कार्बन वाला यौगिक है। ओके, और वायुमंडलीय CO2 का ग्राही PEP यानी 3 कार्बन यौगिक है। ठीक है, तो का यहाँ पे का लिखना, का ग्राही। ठीक है, का ग्राही। ओके, इसमें क्या लिखोगे कि वायुमंडलीय वायुमंडलीय CO2 का ग्राही, PEP यानी कि 3 कार्बन यौगिक, 3 कार्बन यौगिक क्या है। पीईपी का मतलब क्या होगा भाई, फास्फोग्लिसरिक जो आपका अम्ल है ना, फास्फोडाइएस्टर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे C3 पादप में कि वायुमंडलीय CO2 का ग्राही, यानी कि जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्राही होता है वो क्या होता है, RUBP होता है। ग्राही का मतलब बेटा संयोजन करना है ना, बाइंड होना, जुड़ना। और C4 पादप में क्या है कि वायुमंडलीय CO2 का ग्राही जो होता है वो क्या होता है, PEP होता है। ठीक है, क्या होगा, PEP यानी कि 3 कार्बन यौगिक है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन यौगिक यानी पीजीए है। ठीक है, क्या लिखोगे? सेकेंड पॉइंट नोट करो बच्चे। सेकेंड पॉइंट कि प्रकाश संश्लेषण का, ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद, ठीक है, प्रथम उत्पाद 3 कार्बन वाला यौगिक पीजीए है। ठीक है, प्रथम उत्पाद 3 कार्बन वाला, क्या? 3 कार्बन वाला यौगिक, 3 कार्बन वाला यौगिक 3 पीजीए, ठीक है, 3 पीजीए है। ठीक है, और इनमें क्या लिखोगे? C4 में कि प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद, सेकंड में C4 में कि प्रकाश संश्लेषण का का प्रथम उत्पाद, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद, ठीक है, 4 कार्बन वाला यौगिक, ठीक है, 4 कार्बन वाला यौगिक, जो ये यौगिक होगा, ये यौगिक क्या होगा? 4 कार्बन वाला, ठीक है, तो 4 कार्बन वाला यौगिक OAA, ठीक है, क्या है? OAA है, ठीक है, OAA है। ठीक है, ये हुए C3 पादप और C4 पादप के अंतर, कितने? 2। ठीक है, पहला हमने क्या देखा कि वायुमंडलीय का CO2, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्राही है वो RUBP, उसका PEP है, इसका अंतिम उत्पाद 3 कार्बन, उसका 4 कार्बन, 3 कार्बन PGA है और इसका OOA है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि प्रकाशीय श्वसन उपस्थित होता है। ठीक है, इनमें क्या लिखोगे? आगे भाई, आगे लिखो, आगे तीसरा पॉइंट, प्रकाशीय श्वसन, ठीक है, उपस्थित होता है, ठीक है, प्रकाशीय श्वसन जो होता है उपस्थित होता है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की संदमक होती है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की तो प्रकाश संश्लेषण की संदमक होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है? संदमक होती है। ठीक है, C4 में क्या होगा? प्रकाशीय श्वसन अनुपस्थित होता है। ठीक है, C4 में क्या लिखोगे? प्रकाशीय श्वसन अनुपस्थित होता है। ठीक है, प्रकाशीय श्वसन अनुपस्थित होता है, इसलिए
इसलिए ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की संदमक नहीं होती। इसलिए ऑक्सीजन इसलिए जो ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण की संदमक संदमन नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। ठीक है, ये होते हैं C4 और C3 पादप में डिफरेंस। आगे क्या लिखोगे? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने की कार्य क्षमता कम होती है। ठीक है, C3 पादप में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, अगली पॉइंट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करने की कार्य क्षमता कम होती है। ठीक है, इसमें CO2 को उपयोग करने की कार्य क्षमता कम होती है, कार्य क्षमता कम होती है। ठीक है, और इसमें क्या लिखोगे? इसमें C4 पादप में, ठीक है, C4 पादप में, ठीक है, ये सेंटेंस सही रहेगा। तो C4 पादप में कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, CO2 को उपयोग करने की, ठीक है, उपयोग करने की, ठीक है, उपयोग करने की कार्य क्षमता, ठीक, कार्य क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है। क्या होगी? इनमें जो कार्य क्षमता होगी ना, जो कैपेसिटी होगी, वो कार्य क्षमता इनमें क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? आगे की पॉइंट लिखोगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आप इसी में ऐड करोगे, है ना, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आपने लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? इसमें CO2 की, है ना, इसमें किसमें? C3 पादप में, तो इसमें CO2 को, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की दर, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें CO2 निकलने की दर, निकलने की दर बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, जो दर होगी वो दर क्या होगी बेटा? बहुत अधिक होती है। ठीक है, और इनमें CO2 निकलने की दर बहुत कम या शून्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? इसमें CO2 निकलने की दर बहुत कम या शून्य होती है, या शून्य होती है ना। जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का जो रेट होगा ना, जो दर होगा, या तो बहुत कम होगी, या तो हम कह सकते हैं कि क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अंतिम उत्पाद का, अंतिम उत्पाद का स्थानांतरण, अंतिम उत्पाद का स्थानांतरण अधिक होता है। ठीक है,
अंतिम उत्पाद का हस्तांतरण सॉरी धीमा होता है भाई, धीमा, ठीक है। क्या होता है, हस्तांतरण धीमा होता है, धीमा, ठीक है। और इनमें क्या लिखोगे, अंतिम उत्पाद का, अंतिम उत्पाद का हस्तांतरण, हस्तांतरण तीव्र होता है। क्या होता है, तीव्र होता है, तीव्र होता है, ठीक है। तो अंतिम उत्पाद का जो हस्तांतरण हो जाएगा वो क्या होगा, इनमें तीव्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखोगे बेटा, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट। तो देखो इनमें क्या होगा, है ना, नेक्स्ट पॉइंट की C3 पादप में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए, ठीक है, क्या लिखोगे, C4 पादप में, है ना, C4 पादप में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए, क्या, स्थिरीकरण, स्थिरीकरण के लिए, ठीक है, स्थिरीकरण के लिए। तो C4 सॉरी C3 यहाँ पे होगा, C3। तो C3 पादप में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए 2 ATP, है ना, सॉरी 3 ATP तथा 2 NADPH2 का चाहिए, ठीक है। स्थिरीकरण के लिए 3 ATP एवं 2 NADPH2 चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या लिखोगे, C4 पादप में, C4 पादप में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए, स्थिरीकरण के लिए, ठीक है, करण के लिए 5 ATP, कितना, 5 ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 ATP तथा 2 NADPH2 चाहिए, ठीक है। 5 ATP तथा 2 NADPH2 चाहिए। तो ये होते हैं बच्चे आपकी C3 और C4 पादप में। और हमने क्या डिस्कस किया कि जो कैल्विन चक्र है, कैल्विन चक्र को पूरा करने के लिए ये मायने नहीं रखेगा कि जो पौधा है वो C3 पादप है या C4 पादप है। हाँ, ये मायने रखना चाहिए कि उस पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, तो यही होते बेटा C3 और C4 पादप। हमने क्या देखा कि देखो C3 पादप में क्या होता है कि जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की ग्राही होती है, उसकी जो ग्राही होगी, ग्राही का मतलब बेटा ग्रहण करना या योग करना या जुड़ना, तो वो होता RUBP यानी कि रुबिस्को, ठीक है, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट होता है और ये 6 कार्बन वाला यौगिक होता है। लेकिन C4 पादप में क्या होगा कि जो ये C4 पादप है इसका वायुमंडलीय जो CO2 ग्राही होगा, वायुमंडलीय जो CO2 ग्राही होगा वो PP यानी कि 3 कार्बन वाला अणु होता है, ठीक है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद 3 कार्बन वाला यौगिक यानी कि 3PGA। हमने देखो 3 कैल्विन चक्र में हमने क्या देखा कि जब प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम उत्पाद हो रहा है वो 3 कार्बन वाला अणु यानी कि 3PGA, है ना, 3PGA होता है, ठीक है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला यौगिक यानी OAA होता है, ठीक है। आगे प्रकाशीय श्वसन उपस्थित होता है, इसलिए ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की संदमक होती है। अब C3 पादप जो होते हैं उसमें प्रकाशीय श्वसन उपस्थित होता है और प्रकाशीय श्वसन उपस्थित होने की वजह से ही ये प्रकाश संश्लेषण की संदमक होती है। लेकिन जस्ट उल्टा क्या होगा कि जो C4 पादप है उनमें प्रकाशीय श्वसन अनुपस्थित है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की संदमन या संदमक नहीं होती, ठीक है। आगे हमने क्या देखा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को उपभोग करने की कार्य क्षमता कम होती है,
है ना। C3 पादप में जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने की, है ना, अपने यूज में लाने की जो कार्य क्षमता होती है बड़ी ही कम होती है। लेकिन C4 पादप में हम क्या देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने की कैपेसिटी, है ना, उसको अपने उपयोग में लाने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आगे हमने क्या देखा, और इसमें CO2 निकलने की दर बहुत कम अधिक होती है। अब जितने भी C3 पादप होंगे उनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की जो दर होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन अगर वही जस्ट हम किसका देखें, C4 पादप का देखें, तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की जो दर होती है वो कम होती है, या हम ये कह सकते हैं कि एकदम क्या होगी, जीरो यानी कि शून्य होती है। ठीक है, और इसके बाद बेटा ये अंतिम उत्पाद का स्थानांतरण धीमा होता है। जब C3 पादप में जो अंतिम उत्पाद बनेगा तो अंतिम उत्पाद का जो स्थानांतरण होता है वो बहुत ज्यादा स्लो यानी कि धीमा होता है। लेकिन C4 पादप में अंतिम उत्पाद का जो स्थानांतरण होता है तीव्र यानी कि वो तेजी से होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि C3 पादप में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के लिए 3 ATP एवं 2 NADPH चाहिए। यानी कि C3 पादप में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिरीकरण करने के लिए 3 ATP के अणु और 2 NADPH2 के अणु चाहिए। और वही C4 पादप में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करने के लिए 5 ATP के अणु तथा 2 NADPH2 चाहिए। तो ये होते हैं C3 और C4 पादप, और आपके 11th एग्जाम में ये पूछा जाता है। साथ साथ आप किसी भी एग्जाम की जब प्रिपरेशन करोगे तो यहाँ से इस टॉपिक से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये है C3 और C4 पादप। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं बेटा C3 पादप और CAMP पादप। ठीक है, अगला है एक अंतर और भी पूछा जाता है कि C3 पादप और CAMP पादप क्या होते हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारी क्लास हम क्या कर देंगे, एंड करेंगे। ओके, चलो तो अगला हेडिंग क्या है बच्चे, अगला अंतर, ठीक है, एक क्या है C3 पादप, तो बात तो वही हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा है CA, ठीक है, दूसरा है CAM पादप। ठीक है, CAM पादप। अब इनमें अंतर क्या होते हैं, इस अंतर को क्या कोई बच्चा बता सकता है, इसके अंतर्गत क्या अंतर आते हैं, कोई भी एनीवन बच्चा, कोई भी ऐसा बच्चा है जो बता सकता है इनके अंदर अंतर क्या होते हैं, किसको हम C3 पादप और CM पादप क्या। देखो CO पादप में तो आपने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड स्थिति के पश्चात प्रथम स्थायी उत्पाद थी कार्बन यौगिक, है ना, फास्फोग्लिसरिक अम्ल यानी 3PG होता है, इसलिए C3 पादप कहते हैं। ठीक है, देखो जितने भी द्विबीजपत्री है ना, सामान्यतः द्विबीजपत्री पादप C3 पादप होते हैं। क्या लिखोगे, सामान्यतः, सामान्यतः द्विबीजपत्री पादप C3 पादप होते हैं। यानी जिस भी बीज के पत्र में 2 पत्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं द्विबीज पादप। जिस भी बीज के पत्र में 2 पत्र होते हैं ऐसे बीज को हम कहते हैं द्विबीज पादप। ठीक है, और CM पादप यानी सरस मरुद्भिद पादप जैसे नागफनी, ठीक है, ठीक है, सरस मरुद्भिद पादप, इनमें क्या लिखोगे, सरस मरुद्भिद पादप जैसे, ठीक है, पादप जैसे नागफनी, CAM पादप है, CAM
एम पादप है। यानी जो नागफनी होगा ये क्या होगा, CAM पादप है। ठीक है, जो नागफनी होगा क्या होगा, CAM पादप होते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी द्विबीजपत्री होंगे, जितने भी द्विब समानता करके जितने भी द्विबीजपत्री वाले प्लांट्स होंगे उन्हें हम कहते हैं C3 पादप। और सामान्यतः जिसने शरद मध्य पादप जैसे नागफनी हो गया और भी घिंगक्वार हो गया, ये सभी जो हमारे पादप होते हैं C4 पादप होते हैं। ठीक है, ओके। आगे क्या लिखोगे, इस पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इन पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट होता है। बाईफास्फेट होता है। ठीक है, राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट होता है। ओके, और इसमें आप क्या देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का, इन पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही PEP, ठीक है, क्या होता है, PEP होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि इसमें CO2 का ग्राही PEP होता है। ठीक है, क्या होता है, PEP होता है, जिसको हम कहते हैं फास्फोइनॉल पायरविक अम्ल। फास्फोइनॉल पायरविक अम्ल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फास्फोइनॉल पायरविक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ओके। आगे क्या लिखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण केवल दिन में होता है। ठीक है, C3 पादप में क्या लिखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, कार्बन डाई ऑक्साइड का तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण केवल दिन में होता है। दिन में होता है। ठीक है, और इनमें क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, ठीक है, स्थिरीकरण दिन एवं रात्रि दोनों में होता है। यानी कि जितने भी CMP पादप होंगे, है ना, CAM पादप होंगे, तो CM पादप में जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होगा तो वो केवल कब में होगा, दिन और रात दोनों में होगा। लेकिन C3 पादप में क्या होगा, सिर्फ किसमें होगा बेटा, दिन के टाइम में होगा, रात के टाइम में नहीं होगा। ठीक है, तो ये होते हैं, इसको हम कहते हैं C3 पादप और CMP पादप में अंतर। तो C3 पादप में हमने क्या देखा कि समानतः द्विबीजपत्री पादप है। ठीक है, ये समानतः क्या होते हैं, द्विबीजपत्री पादप होते हैं। ठीक है, और इसमें हमने क्या देखा कि ये सरसमरुद्भिद पादप जैसे नागफनी होंगे, वो नागफनी को हम क्या कहेंगे, CAM पादप कहते हैं। ठीक है, और इनमें जो नागफनी हो गया और भी जितने भी CAM पादप प्लांट होंगे उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्राही होगा वो क्या होगा, PEP, यानी कि फास्फोइनॉल
पायरविक अम्ल, क्या होगा, फास्फोइनॉल पायरविक अम्ल होता है, और इनमें क्या होगा, वन राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट होता है। ओके, और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, केवल जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण होगा वो केवल दिन के टाइम में, और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण होगा वो केवल सॉरी दिन और रात दोनों में होता है। ओके, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कैल्विन चक्र, C3 C4 पादप में अंतर और C3 और Cm पादप में अंतर। आई होप कि आप सभी बच्चे को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है, कोई भी ऐसी टॉपिक है जिसमें आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे डाउट है, तो आपको इस क्लास को अगर वापस से देखोगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। अब एकदम डाउट है कि ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, तो आप इस चैप्टर को स्टार्टिंग से देखोगे, है ना। अगर जिस बच्चे ने देखा है तो ठीक है, और जिस बच्चे ने नहीं देखा, अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों जो क्वेश्चन है, कैल्विन चक्र हो गया या C3 C4 पादप हो गए, ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके 11th एग्जाम में पूछी जाती है। और 11th एग्जाम के साथ साथ आप जैसे नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, या हम किसी भी फील्ड में एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ टॉपिक होते हैं ना साइंस से रिलेटेड, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ पे ये थोड़ा सा पूछ लिया जाता है ना। प्रकाश संश्लेषण की टॉपिक हो गई, C3 पादप हो गया, कैल्विन चक्र हो गया, तो ये वहाँ पे MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ इस चैप्टर के। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।